चैप्टर 6 डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी एक अदृश्य ताकत जो ब्रह्मांड को धकेल रही है। जैसे अगर डार्क मैटर से तुम्हें कम परेशानी थी तो अब सोचो, पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिकों ने पाया कि ब्रह्मांड में एक नई रहस्यमयी शक्ति भी है जो वैक्यूम ऑफ स्पेस से निकलती है और ग्रेविटी के ठीक उलट काम करती है। ये शक्ति किसी नेगेटिव ग्रेविटी की तरह है जो चीजों को खींचने के बजाय धकेलती है, और भविष्य में यही शक्ति जीतने वाली है। ये ब्रह्मांड के फैलाव एक्सपेंशन को धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से और लगातार बढ़ते हुए धकेल रही है। यानी यूनिवर्स अब सिर्फ एक्सपैंड नहीं हो रहा बल्कि एक्सेलरेट कर रहा है। और अगर ये सब सुनकर दिमाग घूम जाए तो बस याद रखो, इसका इल्जाम भी आइंस्टाइन पर ही जाता है। आइंस्टाइन प्रयोगशाला में जाकर चीजें मापने वाले वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक थियरिस्ट थे जो थॉट एक्सपेरिमेंट्स करते थे। यानी प्रयोग दिमाग में वो किसी कल्पित स्थिति की कल्पना करते, फिर यह सोचते कि अगर ये वाकई होता तो प्रकृति किस तरह बिहेव करती। उन दिनों जर्मनी में लैब फिजिक्स को असली विज्ञान माना जाता था और यहूदी वैज्ञानिकों जैसे आइंस्टाइन को थियरी की दुनिया में सीमित रखा गया था। लेकिन यहीं से विज्ञान का सबसे बड़ा सैंडबॉक्स बना, जहां आइंस्टाइन ने पूरे ब्रह्मांड का मॉडल दिमाग में खड़ा कर दिया। 1916 में उन्होंने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी (GR) पेश की, जो बताती है कि स्पेस और टाइम कैसे ग्रेविटी की वजह से बेंड या वॉर्प होते हैं। यह अब तक की सबसे सटीक और सुंदर थ्योरी है, जिसे 100 साल बाद भी साइंटिस्ट नए प्रयोगों से टेस्ट कर रहे हैं। और इसकी सच्चाई का एक ताजा उदाहरण 2016 में हुई ग्रेविटेशनल वेव्स की खोज। आइंस्टाइन ने 100 साल पहले ही भविष्यवाणी की थी कि जब दो ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं तो वो स्पेस टाइम में लहरें रिपल्स पैदा करते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। और ठीक वैसा ही हुआ। वैज्ञानिकों ने इन लहरों को 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स दूर की एक घटना से आते हुए पाया। हमारे 4 आयामी ब्रह्मांड का शेप यानी उसका आकार पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें कितनी मैटर और एनर्जी मौजूद है और वो किस रेट से एक्सपैंड कर रहा है। इस बैलेंस को मापने के लिए वैज्ञानिक एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ओमेगा। ओमेगा एक ग्रीक लेटर जो पूरे कॉस्मोस के बिहेवियर को डिफाइन करता है। अब इसे समझो, अगर हम यूनिवर्स की टोटल मैटर एनर्जी डेंसिटी को उस क्रिटिकल डेंसिटी से डिवाइड करें जो एक्सपेंशन को बस मुश्किल से रोक सके, तो हमें मिलता है ओमेगा। अब अगर ओमेगा 1 से कम है तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स में इतनी मास एनर्जी नहीं है कि वो अपने एक्सपेंशन को रोक सके। ऐसे में यूनिवर्स हमेशा के लिए फैलता रहेगा, हर दिशा में, हर समय, और इसका शेप होगा सैडल शेप, जहां पैरेलल लाइंस एक दूसरे से दूर जाती रहती है। अगर ओमेगा बराबर 1 है तो यूनिवर्स हमेशा एक्सपैंड करेगा, लेकिन बहुत धीरे, ऑलमोस्ट फ्लैट तरीके से। ऐसे में जियोमेट्री वैसी ही रहती है जैसी हम स्कूल में पढ़ते थे, पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलती। लेकिन अगर ओमेगा 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब यूनिवर्स की मास एनर्जी क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा है। ऐसे में स्पेस टाइम खुद पर मुड़ जाता है और अंत में यूनिवर्स वापस कोलैप्स होकर फिर एक फायरबॉल बन जाता है, उसी तरह जैसे शुरुआत में था। जब से एडविन हबल ने एक्सपेंशन खोजा, किसी भी ऑब्जर्वर ने ओमेगा इक्वल्स 1 को रिलायबली मेजर नहीं किया। सारी विजिबल मैटर एनर्जी और यहाँ तक कि डार्क मैटर को जोड़कर भी सबसे बड़ा वैल्यू करीब ओमेगा इक्वल्स 0.3 निकला। यानी ऑब्जर्वर्स के अनुसार यूनिवर्स ओपन था, एक ऐसी सैडल पर सवार जो हमेशा के लिए फैलती जा रही है। इसी बीच साल 1969 में अमेरिकन फिजिसिस्ट एलन गुथ MIT से ने बिग बैंग थियरी में एक नया आइडिया जोड़ा जिसने कई पुरानी समस्याएं सुलझाई। इस आइडिया का एक बड़ा रिजल्ट ये था कि यह ओमेगा को हमेशा 1 की तरफ धकेलता है, यानी न आधा, न 2, न 1 मिलियन, बस 1। सारे थियरिस्ट्स इस बात से खुश थे क्योंकि इससे बिग बैंग मॉडल और ज्यादा परफेक्ट दिखता था। लेकिन एक दिक्कत रह गई। थियरी के हिसाब से यूनिवर्स में 3 गुना ज्यादा मास एनर्जी होनी चाहिए थी जितनी ऑब्जर्वर्स देख पा रहे थे। थियरिस्ट्स ने कहा, तुम लोग ठीक से देख नहीं रहे और ढूंढो। ऑब्जर्वर्स ने कहा, तुम्हारी थियरी गलत है। अब सवाल ये था, आखिर यह चीज है क्या? किसी को नहीं पता। सबसे नजदीकी अनुमान यह है कि डार्क एनर्जी शायद एक क्वांटम इफेक्ट है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि वैक्यूम असल में खाली नहीं होता, वो उबलता है वर्चुअल पार्टिकल्स से जो अचानक बनते हैं, फिर अपने एंटी मैटर साथी के साथ मिलकर गायब हो जाते हैं।
ये पार्टिकल्स इतने छोटे और कम समय के लिए मौजूद रहते हैं कि उन्हें सीधा मेजर करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन जब ये थोड़ी देर के लिए स्पेस में जगह लेते हैं तो वो हल्का सा आउटवर्ड प्रेशर डालते हैं। समस्या यह है कि जब वैज्ञानिक इस वैक्यूम प्रेशर का हिसाब लगाते हैं तो रिजल्ट निकलता है 10 की घात 120 गुना बड़ा उस वैल्यू से जो एक्सपेरिमेंट से मिलती है। यानी यह अब तक का सबसे बड़ा मिसमैच है जो किसी थियरी और ऑब्जर्वेशन के बीच पाया गया है। हाँ, हम अब भी नहीं जानते कि डार्क एनर्जी असल में क्या है, लेकिन ये पूरी तरह अंधकार नहीं है, क्योंकि इसका ठिकाना हमें पता है। वो आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी इक्वेशंस में ही छिपा है। वो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, वो लैम्डा जो 1 सदी पहले आइंस्टाइन ने जोड़ा था और फिर अपनी सबसे बड़ी गलती कहकर हटा दिया था। अब वही लैम्डा डार्क एनर्जी के रूप में ब्रह्मांड के भविष्य को डिफाइन कर रही है। इसलिए सच तो ये है, आइंस्टाइन की सबसे बड़ी गलती असल में उनकी सबसे बड़ी भविष्यवाणी थी। अब जबकि हमें यकीन हो चुका है कि डार्क एनर्जी असली है, तो पूरी दुनिया के एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स इसकी खोज में जुट गए हैं। धरती पर बने बड़े ऑब्जर्वेटरीज से लेकर स्पेस टेलीस्कोप्स तक हर जगह अब एक ही मिशन है, ब्रह्मांड में दूरियों को मापना और यह समझना कि गैलेक्सीज और कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स कैसे बनते और फैलते जा रहे हैं। इन ऑब्जर्वेशन से साइंटिस्ट्स ये जांच रहे हैं कि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के एक्सपेंशन हिस्ट्री पर कितना और कैसे असर डालती है, और ये काम आने वाले कई दशकों तक थियरिस्ट्स को व्यस्त रखेगा, क्योंकि अब तक उनका कैलकुलेशन डार्क एनर्जी के मामले में शर्मनाक रूप से गलत निकला है। अब सवाल उठता है, क्या हमें आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी (GR) से आगे बढ़ना होगा? क्या GR और क्वांटम मैकेनिक्स की शादी को फिर से रीडिजाइन करने की जरूरत है, या फिर कोई नई थियरी ऑफ डार्क एनर्जी किसी भविष्य के प्रतिभाशाली इंसान के दिमाग में जन्म लेने का इंतजार कर रही है? लैम्डा और एक्सेलरेटिंग यूनिवर्स की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह रिपल्सिव फोर्स किसी मैटर से नहीं बल्कि वैक्यूम के अंदर से निकलती है। जैसे जैसे वैक्यूम बढ़ता है, यूनिवर्स की मैटर और एनर्जी की डेंसिटी घटती जाती है और लैम्डा का प्रभाव और ज्यादा बढ़ता जाता है। यह एक सेल्फ फीडिंग चेन है। ज्यादा रिपल्सिव प्रेशर बनेगा तो वैक्यूम और बढ़ेगा, और वैक्यूम बढ़ेगा तो रिपल्सिव प्रेशर और बढ़ेगा। इस तरह ब्रह्मांड का एक्सपेंशन अनंत और एक्सपोनेंशियली तेज होता चला जाएगा। इसका सीधा मतलब है, जो भी चीजें मिल्की वे गैलेक्सी की ग्रेविटी से बंधी नहीं है, वो धीरे धीरे हमसे दूर होती जाएंगी, इतनी तेजी से कि एक समय आएगा जब वो स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज रिसीड करेगी। और ऐसा इसलिए संभव होगा क्योंकि वो गैलेक्सी स्पेस के अंदर इतनी तेजी से नहीं चल रही, बल्कि स्पेस टाइम का फैब्रिक खुद फैल रहा होगा। इसलिए कोई भी लॉ ऑफ फिजिक्स इसे रोक नहीं सकता। ट्रिलियन साल बाद अगर किसी तरह मिल्की वे में लाइफ बची रही, तो उसके लोग किसी दूसरी गैलेक्सी को देख भी नहीं पाएंगे। तब का ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स सिर्फ कुछ पास के लंबे समय तक जिंदा रहने वाले तारों तक सीमित रहेगा। बाकी सब कुछ एक असीम अंधकार, एक खाली शून्य। जहां पहले गैलेक्सीज थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा होगा। आयरोनिकली, यही डार्क एनर्जी जो आज हमें यूनिवर्स की कहानी समझने में मदद कर रही है, भविष्य में आने वाली सभ्यताओं से ब्रह्मांड की असली कहानी छीन लेगी। अगर आने वाले वैज्ञानिक हमारे रिकॉर्ड्स को किसी ट्रिलियन ईयर टाइम कैप्सूल में सुरक्षित न रखें, तो भविष्य की स्पीशीज को कभी पता नहीं चलेगा कि गैलेक्सीज जैसी कोई चीज भी अस्तित्व में थी, जो मैटर के ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा रूप थी। और तब वो साइंटिस्ट एक अधूरी कॉस्मिक कहानी पढ़ रहे होंगे, जैसे किसी किताब के बीच के सारे पन्ने गायब हों। कभी कभी मुझे लगता है, क्या हमारे साथ भी यही हो रहा है? क्या हम भी किसी कॉस्मिक हिस्ट्री के कुछ जरूरी हिस्से मिस कर रहे हैं, जो अब हमेशा के लिए एक्सेस डिनाइड हो चुके हैं? क्या वो रहस्य, वो इक्वेशंस, वो ट्रूथ्स हमारी थ्योरीज से गायब हैं, जो यूनिवर्स की पूरी कहानी को पूरा कर सकते थे, पर अब शायद हम उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। चैप्टर 7, द कॉस्मोस ऑन द टेबल। कभी कभी बहुत साधारण सवालों के जवाब देने के लिए पूरा ब्रह्मांड समझना पड़ता है। स्कूल में केमिस्ट्री की क्लास में मैंने अपने टीचर से पूछा था, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स आते कहां से हैं? उन्होंने सीधा जवाब दिया, अर्थ की क्रस्ट से। ठीक है, ये सही है अगर सवाल सिर्फ लैब सप्लाई तक सीमित हो। लेकिन अर्थ की क्रस्ट में ये एलिमेंट्स आए कहां से? उसका जवाब एस्ट्रोनॉमिकल है, और हाँ, इसके लिए तुम्हें यूनिवर्स की उत्पत्ति और एवोल्यूशन समझनी पड़ती है। सिर्फ 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बिग बैंग के दौरान बने थे, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम।
बाकी सारे एलिमेंट्स उन तारों के अंदर बने जो जलकर, फटकर और मरकर स्पेस में अपना मटेरियल फैला गए। इन्हीं तारों की डेथ एशर्स से अगली पीढ़ी के तारे, ग्रह और अंततः हम बने। बहुतों के लिए पीरियोडिक टेबल सिर्फ केमिस्ट्री क्लास की दीवार पर टंगी एक रहस्यमयी चार्ट है, छोटे छोटे बॉक्सेस, अजीब सिंबल्स और याद करने लायक फॉर्मूलास। लेकिन असल में यही टेबल पूरे यूनिवर्स की केमिस्ट्री को समझने की है। ये सिर्फ एक चार्ट नहीं, बल्कि विज्ञान की उस यात्रा का प्रतीक है जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने मिलकर की, लैब से लेकर पार्टिकल एक्सेलरेटर्स तक और कॉस्मोस की सीमाओं तक। कभी कभी साइंटिस्ट भी इस टेबल को देखकर मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स का ऐसा अजीब बिहेवियर है जो डॉक्टर सूस की किताबों जैसा लगता है। सोचो, सोडियम एक जहरीली रिएक्टिव धातु जिसे बटर नाइफ से भी काटा जा सकता है। क्लोरीन एक जहरीली गैस, लेकिन दोनों को मिलाओ तो बनता है सोडियम क्लोराइड यानी टेबल सॉल्ट, जो जिंदगी के लिए जरूरी है। या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक एक्सप्लोसिव गैस, दूसरा फायर को भड़काने वाला। लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो बनती है वाटर, जो आग बुझाती है। ये केमिस्ट्री का जादू है और यही जादू पूरे कॉस्मोस में भी काम करता है। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल को एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट की नजर से देखें तो हर एलिमेंट की कहानी ब्रह्मांड की कहानी से जुड़ी मिलती। हाइड्रोजन सिर्फ एक प्रोटॉन से बना सबसे हल्का और सबसे सरल एलिमेंट है। ये पूरा बिग बैंग के दौरान बना था। आज यूनिवर्स में जितने भी एटम्स हैं, उनमें से 90% हाइड्रोजन है। और हमारे शरीर के एटम्स में भी करीब 2/3 हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन सिर्फ लाइट गैस नहीं है। जब ये किसी मैसिव प्लैनेट जैसे जुपिटर के कोर में पहुंचता है तो वहां का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि हाइड्रोजन गैस की तरह नहीं, बल्कि कंडक्टिव मेटल की तरह बिहेव करने लगता है। और इसी मेटालिक हाइड्रोजन से जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जो सभी ग्रहों में सबसे मजबूत है। हाइड्रोजन को सन 1766 में इंग्लिश केमिस्ट हेनरी कैवेंडिश ने खोजा था। लेकिन एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स के लिए कैवेंडिश इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार अर्थ का मास कैलकुलेट किया था न्यूटन की ग्रेविटी इक्वेशन के जरिए। हर एक सेकंड 4.5 बिलियन टन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई सन के अंदर टकराकर हीलियम में बदल जाते हैं। यही प्रोसेस सन की एनर्जी पैदा करती है। टेम्परेचर करीब 15 मिलियन डिग्री होता है। हीलियम दूसरा सबसे हल्का एलिमेंट है और यूनिवर्स में हाइड्रोजन के बाद सबसे अबंडेंट भी। हाइड्रोजन की तुलना में हीलियम कम है, लेकिन फिर भी बाकी सारे एलिमेंट्स से 4 गुना ज्यादा हीलियम है। बिग बैंग कॉस्मोलॉजी का एक मेजर प्रेडिक्शन यही था कि पूरे कॉस्मोस में हर रीजन में करीब 10% एटम्स हीलियम के होंगे। और आज तक किसी जगह हीलियम इससे कम नहीं मिला। हीलियम पहली बार साल 1868 में सन की कोरोना के स्पेक्ट्रम में देखा गया था, एक सोलर इक्लिप्स के दौरान। क्योंकि ये सन में खोजा गया, इसलिए इसका नाम पड़ा हीलियोस, ग्रीक भाषा के सन गॉड से। आज हीलियम का इस्तेमाल बलून से लेकर मेसीज परेड के जायंट कैरेक्टर्स तक में होता है। और अमेरिका में हीलियम का सबसे बड़ा यूजर मिलिट्री के बाद मेसीज ही है। लिथियम तीसरा सिंपलेस्ट एलिमेंट 3 प्रोटॉन्स वाला भी बिग बैंग में बना था। लेकिन फर्क ये है, जहां हीलियम स्टार्स में बनता है, वहीं लिथियम हर न्यूक्लियर रिएक्शन में डिस्ट्रॉय हो जाता है। बिग बैंग थियरी के अनुसार यूनिवर्स के किसी भी हिस्से में 1% से ज्यादा लिथियम नहीं हो सकता और अब तक किसी गैलेक्सी में इससे ज्यादा लिथियम नहीं पाया गया। इस तरह हीलियम की अपर लिमिट और लिथियम की लोअर लिमिट मिलकर बिग बैंग कॉस्मोलॉजी की सबसे मजबूत डुअल टेस्ट बन जाती है। यानी पीरियोडिक टेबल सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक टाइमलाइन है। हर एलिमेंट अपने अंदर ब्रह्मांड के इतिहास का एक टुकड़ा लिए हुए है, बिग बैंग की आग से लेकर स्टार्स की मृत्यु तक और अंत में हमारे शरीर तक। ब्रह्मांड में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से ज्यादातर कार्बन से बने हैं। असल में कार्बन अकेला ऐसा एलिमेंट है जो बाकी सारे एलिमेंट्स को मिलाकर भी ज्यादा तरह के मॉलिक्यूल्स बना सकता है। कार्बन की इतनी ज्यादा वैरायटी का कारण है इसकी बनावट और इसकी कॉस्मिक कहानी। तारों के अंदर कार्बन बनता है, फिर वो तारे जब मरते हैं तो अपने अंदर का कार्बन अंतरिक्ष में फैलाते हैं। इसी वजह से कार्बन पूरे ब्रह्मांड में लाइफ के लिए सबसे परफेक्ट एलिमेंट है। कार्बन के ठीक बाद आता है ऑक्सीजन, जो अबंडेंस में थोड़ा ज्यादा है। ऑक्सीजन भी तारों में बनता है और सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स के बाद स्पेस में फैल जाता है। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही जिंदगी की केमिस्ट्री के मुख्य इंग्रेडिएंट्स हैं।
लेकिन सवाल उठता है, क्या लाइफ हमेशा कार्बन बेस्ड ही होगी या फिर कहीं किसी और जगह किसी और एलिमेंट पर आधारित लाइफ हो सकती है? कई वैज्ञानिक और साइंस फिक्शन राइटर्स मानते हैं कि सिलिकॉन बेस्ड लाइफ भी संभव हो सकती है। पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन कार्बन के ठीक नीचे बैठा है, इसलिए उसके केमिकल बॉन्ड्स भी कार्बन जैसे ही बन सकते हैं। लेकिन आखिरकार कार्बन ही जीतता है, क्योंकि ब्रह्मांड में सिलिकॉन की तुलना में कार्बन 10 गुना ज्यादा अबंडेंट है। फिर भी कल्पना करना दिलचस्प है, किसी दूसरी दुनिया में सिलिकॉन से बनी एलियन लाइफ कैसी दिखेगी? सोडियम, जो टेबल सॉल्ट का हिस्सा है, आज भी पूरी दुनिया में स्ट्रीट लाइट्स में इस्तेमाल होने वाला सबसे कॉमन ग्लोइंग गैस है। सोडियम लैम्प्स इंकैंडेसेंट बल्ब से ज्यादा तेज और लंबे समय तक चलते हैं। दो तरह के सोडियम लैम्प्स होते हैं, हाई प्रेशर जो पीले सफेद रंग के दिखते हैं और लो प्रेशर जो नारंगी रंग के होते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स के लिए लो प्रेशर लैम्प्स कम बुरे माने जाते हैं, क्योंकि उनके लाइट पोल्यूशन को टेलीस्कोप के डेटा से आसानी से हटाया जा सकता है। एरिजोना के टूसॉन शहर ने, जो किट पीक ऑब्जर्वेटरी के पास है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स के साथ एक समझौते के तहत सारे स्ट्रीट लाइट्स को लो प्रेशर सोडियम लैम्प से बदल दिया है। इसे कहते हैं विज्ञान और समाज का सच्चा सहयोग। एल्यूमिनियम अर्थ की क्रस्ट का लगभग 10% हिस्सा है, लेकिन प्राचीन सभ्यताओं को इसका कोई ज्ञान नहीं था। एल्यूमिनियम को आइसोलेट और आइडेंटिफाई किया गया साल 1827 में। आम लोगों के घरों में इसका इस्तेमाल साल 1960 के दशक में शुरू हुआ, जब टिन कैन्स और टिन फॉइल की जगह एल्यूमिनियम कैन्स और एल्यूमिनियम फॉइल ने ली। आज टेलीस्कोप मिरर्स की चमकदार सतहें पॉलिश्ड एल्यूमिनियम से बनी होती है, क्योंकि ये विजिबल लाइट का लगभग परफेक्ट रिफ्लेक्टर है। टाइटेनियम एल्यूमिनियम से 1.7 गुना डेंस है, लेकिन ये 2 गुना से भी ज्यादा मजबूत होता है। अर्थ की क्रस्ट में यह 9वां सबसे अबंडेंट एलिमेंट है। इसकी हल्की लेकिन मजबूत नेचर की वजह से टाइटेनियम का इस्तेमाल मिलिट्री एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट और प्रोस्थेटिक पार्ट्स में किया जाता है। ब्रह्मांड के ज्यादातर हिस्सों में ऑक्सीजन एटम्स की संख्या कार्बन से ज्यादा होती है। तो जब सारे कार्बन एटम्स ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं, तो जो ऑक्सीजन बचता है वो दूसरे एलिमेंट से जुड़ जाता है, जैसे टाइटेनियम। लाल तारों रेड स्टार्स के स्पेक्ट्रम में टाइटेनियम ऑक्साइड की सिग्नेचर्स मिलती है। ये वही कॉम्पाउंड है जिसकी वजह से स्टार रूबीज और सैफायर्स अपनी चमकदार आकृति दिखाते हैं। टेलीस्कोप डोम्स को जो सफेद पेंट किया जाता है, उसमें भी टाइटेनियम ऑक्साइड होता है, क्योंकि यह इंफ्रारेड रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है और टेलीस्कोप को गर्म होने से बचाता है। इससे रात में हवा का तापमान जल्दी स्थिर हो जाता है और टेलीस्कोप को मिलती है एक साफ, स्थिर रात्रि दृश्यता। टाइटेनियम का नाम ग्रीक मिथोलॉजी के टाइटन से लिया गया है, और दिलचस्प बात यह है कि सैटर्न का सबसे बड़ा चांद भी टाइटन कहलाता है। आते हैं उस एलिमेंट पर जो शायद ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण है, आयन। मैसिव स्टार्स अपने अंदर एलिमेंट्स बनाते हैं, पहले हीलियम, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऐसे ही बढ़ते हुए आखिर में आयन तक पहुंचते हैं। आयन के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन्स और लगभग उतने ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसकी खासियत यह है कि इसमें हर न्यूक्लियर पार्टिकल के लिए एनर्जी सबसे कम होती है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप आयन को फिजन तोड़ें करेंगे तो एनर्जी अब्सॉर्ब होगी। अगर आप आयन को फ्यूजन जोड़ें करेंगे तो भी एनर्जी अब्सॉर्ब होगी। लेकिन स्टार्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, अब्सॉर्ब नहीं करते। तो जब किसी मैसिव स्टार के कोर में बहुत सारा आयन इकट्ठा हो जाता है तो एनर्जी प्रोडक्शन रुक जाती है। फिर वो तारा अपने ही भार से कोलैप्स होता है और अचानक एक भयंकर विस्फोट होता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। इस एक्सप्लोजन की चमक 1 अरब सूर्यों से भी ज्यादा होती है और कई दिनों तक पूरे गैलेक्सी को रोशन करती है। कार्बन ऐसा एलिमेंट है जो बाकी सारे एलिमेंट्स को मिलाकर भी ज्यादा तरह के मॉलिक्यूल्स बना सकता है। ब्रह्मांड में कार्बन की बहुतायत कोई संयोग नहीं है। ये तारों के अंदर के गर्म, भारी हिस्सों में बनता है। फिर जब तारे मरते हैं तो ये एलिमेंट बाहर निकलकर पूरे गैलेक्सी में फैल जाता है। इसलिए लाइफ की केमिस्ट्री और उसकी डाइवर्सिटी के लिए कार्बन से बेहतर कोई एलिमेंट नहीं हो सकता। कार्बन के ठीक बाद अबंडेंस में आता है ऑक्सीजन, जो भी तारों के विस्फोटों, एक्सप्लोडेड स्टार्स से बनता है। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही लाइफ एज वी नो इट के मुख्य इंग्रेडिएंट्स हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या लाइफ एज वी डोंट नो इट भी हो सकती है? क्या ऐसा संभव है कि किसी दूसरी दुनिया में लाइफ सिलिकॉन पर आधारित हो?
पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन कार्बन के ठीक नीचे बैठा है। इसका मतलब है कि ये सिद्धांततः उसी तरह के मॉलिक्यूल्स बना सकता है जैसे कार्बन बनाता है। लेकिन आखिरकार कार्बन ही जीतता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड में सिलिकॉन से 10 गुना ज्यादा अबंडेंट है। फिर भी साइंस फिक्शन राइटर्स ने हमेशा एक्सोबायोलॉजिस्ट्स को सतर्क रखा है, ये सोचने पर मजबूर करके कि पहला सच में एलियन सिलिकॉन बेस्ड लाइफ फॉर्म कैसा दिखेगा। अब आते हैं सोडियम पर, जो टेबल सॉल्ट में भी होता है और आज की तारीख में पूरी दुनिया के शहरों में सबसे कॉमन ग्लोइंग गैस है। म्यूनिसिपल स्ट्रीट लैम्प्स में सोडियम का इस्तेमाल इंकैंडेसेंट बल्ब से ज्यादा प्रभावी है। ये ज्यादा चमकदार और लंबे समय तक चलते हैं। 2 तरह के सोडियम लैम्प्स होते हैं, हाई प्रेशर जो पीले सफेद दिखते हैं और लो प्रेशर जो नारंगी रंग के होते हैं। सारे लाइट पोल्यूशन एस्ट्रोफिजिक्स के लिए बुरा है, लेकिन लो प्रेशर सोडियम लैंप्स थोड़े कम बुरे हैं, क्योंकि टेलीस्कोप के डेटा से उनकी कंटामिनेशन को हटाना आसान होता है। एरिजोना के टूसॉन शहर ने, जो किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी के पास है, साइंटिस्ट से समझौता कर सारे स्ट्रीट लाइट्स को लो प्रेशर सोडियम लैंप्स में बदल दिया है। ये है विज्ञान और समाज का असली मेल। ल्यूमिनियम अर्थ की क्रस्ट का लगभग 10% हिस्सा है। फिर भी प्राचीन लोगों को इसका कोई ज्ञान नहीं था। साल 1827 में इसे आइसोलेट और आइडेंटिफाई किया गया और आम घरों में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ 1960 के दशक में, जब टिन कैन्स और टिन फॉइल की जगह अल्यूमिनियम कैन्स और अल्यूमिनियम फॉइल ने ले ली। आज टेलीस्कोप मिरर्स की चमकदार परतें पॉलिश्ड अल्यूमिनियम से बनती हैं, क्योंकि ये विजिबल लाइट का लगभग परफेक्ट रिफ्लेक्टर है। टाइटेनियम अल्यूमिनियम से 1.7 गुना डेंस है, लेकिन ये 2 गुना से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अर्थ की क्रस्ट में यह 9वां सबसे अबंडेंट एलिमेंट है। इसकी मजबूती और हल्केपन के कारण टाइटेनियम का इस्तेमाल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स, स्पेसक्राफ्ट्स और प्रोस्थेटिक पार्ट्स में होता है। अधिकतर कॉस्मिक जगहों पर ऑक्सीजन एटम्स की संख्या कार्बन से ज्यादा होती है। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं, तो बचा हुआ ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट्स जैसे टाइटेनियम से जुड़ जाता है। रेड स्टार्स के स्पेक्ट्रम में टाइटेनियम ऑक्साइड की सिग्नेचर्स पाई जाती है। यही कॉम्पाउंड रूबीज और स्टार सैफायर्स को उनका सुंदर चमकदार पैटर्न देता है। टेलीस्कोप डोम्स पर जो सफेद पेंट किया जाता है, उसमें भी टाइटेनियम ऑक्साइड होता है, क्योंकि ये इंफ्रारेड रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है और टेलीस्कोप को गर्म होने से बचाता है। रात में हवा जल्दी ठंडी होकर टेलीस्कोप के तापमान से मिल जाती है, जिससे दूर दराज तारों की रोशनी ज्यादा साफ और स्थिर दिखती है। टाइटेनियम का नाम ग्रीक मिथोलॉजी के टाइटन से लिया गया है, और दिलचस्प बात यह है कि सैटर्न का सबसे बड़ा चांद भी टाइटन कहलाता है। अब आते हैं उस एलिमेंट पर जो शायद ब्रह्मांड में सबसे जरूरी है, आयन। मैसिव स्टार्स अपने अंदर फ्यूजन रिएक्शंस के जरिए एलिमेंट्स बनाते हैं, पहले हीलियम, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऐसे ही बढ़ते हुए आयन तक। आयन के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन्स और लगभग उतने ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। आयन की खासियत यह है कि इसके हर न्यूक्लियर पार्टिकल के लिए एनर्जी सबसे कम होती है। मतलब ये हुआ कि अगर आप आयन को फिजन से तोड़ेंगे या फ्यूजन से जोड़ेंगे, दोनों ही स्थितियों में एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, रिलीज नहीं होगी। लेकिन स्टार्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, अब्सॉर्ब नहीं। इसलिए जब किसी मैसिव स्टार के कोर में बहुत सारा आयन जमा हो जाता है, तो वो तारा अपने ही भार से कोलैप्स होता है और फिर होता है एक जबरदस्त विस्फोट, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। उस पल में वो तारा 1 अरब सूर्यों से ज्यादा चमकदार हो जाता है और कई दिनों तक पूरे गैलेक्सी को रोशन कर देता है। चैप्टर 8 ऑन बीइंग राउंड। क्रिस्टल्स और टूटे हुए पत्थरों को छोड़ दें तो पूरे कॉस्मोस में ज्यादातर चीजें तेज कोनों या शार्प एंगल्स के साथ नहीं मिलती। कुछ ऑब्जेक्ट्स के शेप्स अजीब जरूर होते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो गोल यानी स्फेरिकल चीजों की लिस्ट लगभग अनंत है, छोटे सोप बबल से लेकर पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक। नेचर में स्फीयर सबसे पसंदीदा शेप है, क्योंकि ये सिंपल फिजिकल लॉज के तहत हर दिशा में चीजों को बैलेंस कर देता है। इसलिए साइंटिस्ट जब किसी चीज का बेसिक बिहेवियर समझना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले स्फेरिकल केस को स्टडी करते हैं, क्योंकि अगर आप स्फीयर को नहीं समझ पाए तो किसी भी शेप का बेसिक फिजिक्स नहीं समझ सकते। स्फीयर्स नेचर में उन फोर्सेस से बनते हैं जो ऑब्जेक्ट्स को हर दिशा में छोटा करना चाहती है, जैसे सरफेस टेंशन जो किसी लिक्विड को स्क्वीज करके उसके अंदर के एयर को हर दिशा से दबाती है। सोप बबल इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है।
वो अपने अंदर के एयर को कम से कम सरफेस एरिया में एनक्लोज करता है। इससे उसका सोपी फिल्म बहुत थिन नहीं होता और बबल ज्यादा मजबूत बनता है। बेसिक कैलकुलस ये बताता है कि किसी भी एनक्लोज्ड वॉल्यूम के लिए सबसे कम सरफेस एरिया वाली शेप सिर्फ और सिर्फ स्फीयर ही हो सकती है। अगर प्रैक्टिकल दुनिया स्फेरिकल होती तो पैकेजिंग पर हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स बच सकते थे। जैसे एक सुपर जंबो बॉक्स ऑफ सीरियल सिर्फ 4.5 इंच रेडियस वाले स्फीयर में आ सकता है। लेकिन जरा सोचो, अगर सारे पैकेट गोल होते तो सुपरमार्केट की शेल्फ से खाना रोलिंग करके भाग जाता। अर्थ पर बॉल बेयरिंग्स बनाने के लिए मोल्टन मेटल की छोटी छोटी मात्रा लंबे शाफ्ट में गिराई जाती है। गिरते गिरते वो ब्लॉब्स अपनी सरफेस टेंशन की वजह से गोल हो जाते हैं। अगर वो मेटल बॉटम तक पहुंचने से पहले ठंडा हो जाए तो परफेक्ट स्फीयर बनता है। स्पेस स्टेशंस पर जहां ग्रेविटी नहीं होती, साइंटिस्ट्स मोल्टन मेटल को बस धीरे से निकालते हैं। वो स्पेस में तैरता रहता है और सरफेस टेंशन उसे अपने आप परफेक्ट स्फेरिकल शेप में बदल देती है। अब कॉस्मिक स्केल पर एनर्जी और ग्रेविटी मिलकर बड़े ऑब्जेक्ट्स को स्फेरिकल बनाते हैं। ग्रेविटी हर दिशा में मैटर को खींचती है। हालांकि कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में केमिकल बॉन्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो ग्रेविटी को रोक लेते हैं। हिमालयस जो अर्थ की ग्रेविटी के विरुद्ध भी बढ़ते रहे। लेकिन जरा सोचो, अर्थ की सबसे ऊंची चोटी से लेकर सबसे गहरे समुद्री ट्रेंच तक ऊंचाई का फर्क सिर्फ 12 मील है, जबकि अर्थ का डायमीटर 8000 मील है। तो कॉस्मिक स्केल पर अर्थ बहुत स्मूथ ऑब्जेक्ट है। अगर आपके पास कोई सुपर जंबो फिंगर होती और आप उसे अर्थ की सरफेस पर घुमाते तो वो बिलियर्ड बॉल जितनी स्मूथ लगती। एक्सपेंसिव ग्लोब्स पर जो रेस्ड माउंटेन्स दिखाए जाते हैं वो वास्तविकता से कई गुना एग्जैजरेटेड है। इसलिए स्पेस से देखने पर अर्थ लगभग परफेक्ट स्फीयर दिखाई देती है, भले ही वो पोल्स पर थोड़ा फ्लैटन हो। अब देखो, मार्स पर जो सबसे बड़ा वोल्केनो है, ओलिम्पस मॉन्स, वो 65,000 फीट ऊंचा और 300 माइल्स चौड़ा है। वो माउंट एवरेस्ट को छोटा दिखा देता है, क्योंकि सिंपल रूल है, जितनी कम ग्रेविटी होगी उतने ऊंचे माउंटेन्स बन सकते हैं। अगर किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट की सरफेस ग्रेविटी बहुत कम हो तो उसके रॉक लेयर्स अपने वजन को झेल सकते हैं। ऐसे में वो किसी भी शेप में रह सकता है। मार्स के 2 चांद, फोबस और डीमोस, इसका एग्जाम्पल है। फोबस सिर्फ 13 मील लंबा है और एक 150 पाउंड के इंसान का वजन वहां सिर्फ 4 आउंसेस होता है। स्पेस में छोटे लिक्विड ब्लॉब्स हमेशा स्फेरिकल बनते हैं, क्योंकि सरफेस टेंशन उन्हें ऐसा बनने पर मजबूर करती है। अगर कोई बड़ा मोल्टन ब्लॉब कूल हो रहा हो तो ग्रेविटी उसे परफेक्ट स्फीयर बना देती है। स्टार्स भी ऐसे ही बनते हैं, मैसिव गैसियस स्फीयर्स के रूप में। लेकिन अगर कोई स्टार किसी और मैसिव ऑब्जेक्ट के बहुत पास ऑर्बिट करे तो उसकी स्फेरिकल शेप डिस्टॉर्ट हो जाती है। इसका कारण होता है रॉश लोब, जिसका नाम मैथमेटिशियन एडुआर्ड रॉश के नाम पर है। ये एक थियोरेटिकल डबल बबल शेप है जो 2 ऑर्बिट करते हुए ऑब्जेक्ट्स के आसपास बनता है। अगर किसी स्टार का गैसियस मटेरियल अपने रॉश लोब से बाहर निकल जाए तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट की ओर गिरने लगता है। ऐसा अक्सर बाइनरी स्टार्स में होता है, जब उनमें से एक स्टार रेड जायंट बन जाता है और अपना रॉश लोब भर देता है। उसकी शेप एक लंबी हर्शीज किस जैसी हो जाती है। कभी कभी इनमें से एक स्टार ब्लैक होल होता है। वो अपने साथी स्टार का गैस स्ट्रिप कर लेता है। वो गैस स्पाइरल बनाकर ब्लैक होल की ओर गिरती जाती है और गिरने से पहले अत्यधिक टेम्परेचर तक गर्म होकर चमकने लगती है, फिर गायब हो जाती है। अब आते हैं सभी स्फीयर्स के राजा पर, वो सबसे बड़ा और सबसे परफेक्ट स्फीयर, हमारा पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। हर दिशा में देखने पर हमें गैलेक्सीज हमसे दूर जाती दिखती हैं और उनकी स्पीड उनके डिस्टेंस के प्रोपोर्शन में होती है। यही तो वो मशहूर साइन है जो बताता है कि यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड हो रहा है, जिसे साल 1929 में एडविन हबल ने खोजा था। जब हम आइंस्टाइन की रिलेटिविटी, लाइट की स्पीड और यूनिवर्स के एक्सपैंडिंग नेचर को जोड़ते हैं तो हमें एक बहुत दिलचस्प सीमा मिलती है। एक ऐसा डिस्टेंस हर दिशा में जहां किसी गैलेक्सी की रिसेशन वेलोसिटी लाइट की स्पीड के बराबर हो जाती है। उस डिस्टेंस से आगे जो भी लूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी लाइट अपनी सारी एनर्जी खो देती है हम तक पहुंचने से पहले ही। इसलिए उस स्फेरिकल सीमा के पार का यूनिवर्स हमारे लिए पूरी तरह अदृश्य और अज्ञेय, अननोएबल बन जाता है। तुम इसे एक अद्भुत स्फेरिकल एज कह सकते हो, जहां ऑब्जर्वेशन रुक जाता है और कल्पना शुरू होती है।
अब आते हैं मल्टीवर्स की एक इंटरेस्टिंग वेरिएशन पर। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ये कई यूनिवर्सेस अलग अलग एंटिटीज नहीं है, बल्कि एक ही विशाल स्पेस टाइम फैब्रिक के भीतर कई आइसोलेटेड नॉन इंटरैक्टिंग पॉकेट्स हैं। जैसे एक विशाल समुद्र में कई जहाज तैर रहे हो, इतने दूर कि किसी जहाज का सर्कुलर होराइजन किसी दूसरे से नहीं मिलता। हर जहाज को लगता है कि वही अकेला है इस महासागर में, लेकिन असल में वो सब एक ही बॉडी ऑफ वाटर साझा करते हैं। इसी तरह शायद हमारा यूनिवर्स भी ऐसे ही कई कॉस्मिक जहाजों में से एक है, एक विशाल असीम समुद्र का हिस्सा। अब बात करें स्फीयर्स की, तो ये सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि एक शक्तिशाली थियोरेटिकल टूल भी है। एस्ट्रोफिजिक्स में इनका इस्तेमाल काउंटलेस समस्याओं को समझने में किया जाता है। लेकिन हमें स्फीयर के दीवाने नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हर चीज परफेक्ट गोल नहीं होती। वैसे इस बात पर साइंटिस्ट्स के बीच एक आधा मजाक भी मशहूर है। अगर किसी किसान से कहा जाए कि दूध की प्रोडक्शन कैसे बढ़ाई जाए, तो एक एनिमल एक्सपर्ट कहेगा गाय के डाइट पर ध्यान दो, एक इंजीनियर कहेगा मिल्किंग मशीन्स का डिजाइन सुधारो, और फिर एस्ट्रोफिजिसिस्ट बोलेगा पहले मान लो कि गाय एक परफेक्ट स्फीयर है। चैप्टर 9, इनविजिबल लाइट। साल 1800 से पहले लाइट शब्द का मतलब सिर्फ विजिबल लाइट से था, यानी वही रोशनी जो आंखों से देखी जा सकती है। लेकिन उसी साल के शुरुआत में अंग्रेज खगोलशास्त्री विलियम हर्शल ने एक ऐसा वार्मिंग इफेक्ट देखा जो किसी अदृश्य लाइट से ही आ सकता था। हर्शल पहले से ही एक बेहतरीन ऑब्जर्वर थे। उन्होंने 1781 में प्लैनेट यूरेनस की खोज की थी। अब वे सनलाइट, कलर और हीट के बीच का रिश्ता समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एक प्रिज्म को सूरज की किरणों के सामने रखा, जिससे एक रेनबो स्पेक्ट्रम बना। ये तो वही था जो आइजैक न्यूटन ने 1600 के दशक में किया था। उन्होंने ही उस रेनबो के 7 रंगों को नाम दिया था, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, यानी वो ROYGBIV वाला क्रम जो आज तक याद किया जाता है। लेकिन हर्शल ने सोचा, क्या हर रंग का टेम्परेचर भी अलग होगा? उन्होंने अलग अलग रंगों के हिस्सों में थर्मोमीटर्स रखे और पाया कि हर रंग का तापमान सचमुच अलग है। हर अच्छे एक्सपेरिमेंट की तरह उन्होंने एक कंट्रोल सैंपल भी रखा, एक थर्मोमीटर जो रेनबो के बाहर था, रेड रंग के पास, जहां उन्होंने टेम्परेचर में कोई फर्क की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस थर्मोमीटर का टेम्परेचर रेड वाले से भी ज्यादा बढ़ गया। हर्शल ने लिखा, शायद मैक्सिमम हीट विजिबल लाइट के रेड के थोड़ा आगे है, यानी किसी इनविजिबल लाइट में। और इस तरह उन्होंने गलती से खोज ली इंफ्रारेड लाइट, एक ऐसा नया हिस्सा जो रेड के नीचे छिपा हुआ था। उनकी ये खोज उतनी ही बड़ी थी जितनी एंटोनी वैन लेeuwenhoek की, जिन्होंने माइक्रोस्कोप से सबसे पहले सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स देखे थे। लेeuwenhoek ने एक बायोलॉजिकल यूनिवर्स खोजा था और हर्शल ने एक इनविजिबल यूनिवर्स ऑफ लाइट। दोनों खोजें हमारी आंखों के सामने ही छिपी हुई थी। साल 1801 में जर्मन फिजिसिस्ट योहान विल्हेल्म रिटर ने हर्शल की खोज को आगे बढ़ाया। उन्होंने थर्मोमीटर की जगह सिल्वर क्लोराइड का इस्तेमाल किया, जो लाइट से डार्क होता है। उन्होंने इसे हर रंग में और वायलेट के पार के हिस्से में रखा। नतीजा ये निकला कि वायलेट के बाद के हिस्से में सिल्वर क्लोराइड ज्यादा डार्क हो गया, यानी वहां भी एक नई अदृश्य लाइट थी, अल्ट्रावायलेट ओव। इस तरह पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सामने आया, कम एनर्जी और फ्रीक्वेंसी से लेकर सबसे ज्यादा तक, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, ROYGBIV, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज। आज की मॉडर्न दुनिया ने इन सभी बैंड्स का उपयोग किया है कम्युनिकेशन, मेडिसिन, इंडस्ट्री, सैटेलाइट्स और हर रोज की टेक्नोलॉजी में। हर जगह ये अदृश्य लाइट्स ही हमारी दुनिया को चलाती है। 1800 के बाद जब अल्ट्रावायलेट ओव और इंफ्रारेड लाइट की खोज हुई, तो आसमान देखने का तरीका तुरंत नहीं बदला। इन अदृश्य लाइट बैंड्स को पकड़ने वाला पहला टेलीस्कोप बनने में करीब 130 साल लग गए। तब तक रेडियो वेव्स, एक्स रेज और गामा रेज की खोज हो चुकी थी और जर्मन फिजिसिस्ट हाइनरिक हर्ट्ज ये साबित कर चुके थे कि इन सब लाइट फॉर्म्स में असली फर्क बस फ्रीक्वेंसी का है। हर्ट्ज ने ही यह समझाया कि ये सारी लाइट एक ही परिवार की है, इसीलिए आज हर तरह के कंपन या वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापा जाता है। फिर भी एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स को ये समझने में देर लगी कि अगर अदृश्य लाइट बैंड्स हैं, तो शायद आसमान भी इन्हें अमिट करता होगा और हमें ऐसे टेलीस्कोप बनाने चाहिए जो इन्हें पकड़ सके।
थोड़ी देरी डिटेक्टर टेक्नोलॉजी की वजह से हुई, लेकिन थोड़ा अहंकार भी जिम्मेदार था। कैसे हो सकता है कि ब्रह्मांड हमें ऐसी लाइट भेजे जिसे हमारी आंखें न देख सकें? 300 साल तक टेलीस्कोप का मतलब सिर्फ एक ही था, ऐसा यंत्र जो विजिबल लाइट को पकड़ सके। असल में टेलीस्कोप हमारी कमजोर इंद्रियों का विस्तार है। जितना बड़ा टेलीस्कोप होगा, उतनी दूर और धुंधली चीजें वो दिखा सकता है। जितने परफेक्ट उसके मिरर्स होंगे, उतनी शार्प इमेज बनेगी, और डिटेक्टर्स जितने सेंसिटिव होंगे, उतनी सूक्ष्म जानकारी मिल सकेगी। पर आखिर में टेलीस्कोप जो भी डेटा देता है, वो सब लाइट के जरिए ही आता है। लेकिन ब्रह्मांड अपने तरीके से चलता है। वो सिर्फ इंसानी आंखों की सुविधा के लिए विजिबल लाइट में काम नहीं करता। ज्यादातर कॉस्मिक घटनाएं कई बैंड्स में एक साथ लाइट एमिट करती हैं। अगर हमारे पास हर बैंड के लिए अलग टेलीस्कोप्स न हो, तो हम बहुत सारी माइंड ब्लोइंग चीजें कभी जान ही नहीं पाएंगे। उदाहरण के लिए, एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन, ये एक बेहद ऊर्जा से भरपूर घटना होती है। इसमें एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट फ्लैशेस और तेज विजिबल लाइट निकलती है। जब गैस और शॉक वेव्स ठंडी हो जाती हैं, तब भी उसका बचा हुआ हिस्सा इंफ्रारेड में चमकता रहता है और रेडियो वेव्स में धड़कता है। यहीं से पल्सार्स की खोज हुई, जो ब्रह्मांड की सबसे सटीक घड़ियां हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में पिछली दो सुपरनोवाई 1604 और 1572 में हुई थी। उनकी विजिबल लाइट तो सभी ने देखी, पर कोई भी इंसान उस समय एक्स रेज या गामा रेज नहीं देख सका। हर प्रकार की लाइट की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग होती है, इसलिए उन्हें पकड़ने के लिए टेलीस्कोप की डिजाइन भी अलग बनती है। कोई एक टेलीस्कोप सब कुछ नहीं देख सकता। इसका हल यही है, कई तरह के टेलीस्कोप से ऑब्जर्वेशंस लेकर सबको एक साथ जोड़ना और हर इनविजिबल बैंड को किसी विजिबल कलर में बदलकर एक कंबाइंड मल्टी बैंड इमेज बनाना। यही तरीका मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स में सबसे अहम है, कुछ वैसे ही जैसे स्टार ट्रेक के जोडी देखता है हर वेवलेंथ पर बिना कुछ छूटे। जब आपको ये तय हो जाए कि कौन सा बैंड देखना है, तभी आप मिरर का साइज, उसकी शेप और डिटेक्टर का टाइप तय कर सकते हैं। जैसे एक्स रेज की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, इसलिए मिरर को बेहद स्मूथ होना पड़ता है। लेकिन रेडियो वेव्स के लिए मिरर आप चिकन वायर से भी बना सकते हैं, क्योंकि उसकी इरेगुलरिटीज वेवलेंथ से बहुत छोटी होती है। और जितना बड़ा मिरर होगा, उतनी ज्यादा रेजोल्यूशन मिलेगी। इसी कारण रेडियो टेलीस्कोप्स का आकार बहुत विशाल रखा जाता है। पहला रेडियो टेलीस्कोप 1929 से 1930 के बीच अमेरिकी इंजीनियर कार्ल जी जंस्की ने बनाया था। वो कुछ ऐसा दिखता था जैसे खेतों में स्प्रिंकलर सिस्टम हो। 100 फीट लंबा, लकड़ी और धातु से बना हुआ और घूमने वाला यह एंटीना 20.5 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड था। जंस्की को अपने एम्प्लॉयर बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज ने यह जांचने का काम दिया था कि क्या रेडियो कम्युनिकेशन को कोई बाहरी इंटरफेरेंस तो नहीं कर रहा। पर जब उन्होंने सालों तक अपनी मशीन से आने वाले सिग्नल्स को ट्रैक किया, तो उन्होंने पाया कि रेडियो वेव्स न सिर्फ पृथ्वी से आती है, बल्कि मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से भी। हर 24 घंटे से थोड़ा कम समय में वही सिग्नल वापस आता था, यानी ये पृथ्वी के घूमने की गति से जुड़ा था। जंस्की ने अपनी खोज का नाम रखा इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस अपैरेंटली ऑफ एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल ओरिजिन, और इसी से रेडियो एस्ट्रोनॉमी का जन्म हुआ। लेकिन दुख की बात यह रही कि बेल लैब्स ने उन्हें इस दिशा में काम जारी रखने नहीं दिया। कुछ साल बाद ब्रोट रेबर नाम के एक अमेरिकी ने अपने घर के पीछे खुद का रेडियो टेलीस्कोप बनाया, 30 फीट चौड़ा धातु का डिश। साल 1938 में उन्होंने जंस्की की खोज को कंफर्म किया और अगले 5 सालों तक रेडियो स्काई मैप्स बनाए। आज के रेडियो टेलीस्कोप्स उससे हजारों गुना बड़े हैं। साल 1957 में बना जोड्रल बैंक ऑब्जर्वेटरी का MK1 पहला सच में विशाल रेडियो टेलीस्कोप था, 250 फीट चौड़ा, पूरी तरह स्टीयरेबल। इसी ने स्पुतनिक 1 को भी ट्रैक किया था। और आज दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है फास्ट 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, जो चीन के गिजो प्रोविंस में बना है। ये 30 फुटबॉल फील्ड्स जितना बड़ा है। अगर कभी कोई एलियन हमें सिग्नल भेजेगा, तो सबसे पहले उसे यही टेलीस्कोप पकड़ेगा। कभी कभी ब्रह्मांड को समझने के लिए एक ही टेलीस्कोप काफी नहीं होता, बल्कि सैकड़ों टेलीस्कोप मिलकर एक सुपर टेलीस्कोप बनाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं रेडियो इंटरफेरोमेट्री, जहां दर्जनों एक जैसे डिश एंटीना सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली एक साथ जुड़कर एक ही विशाल टेलीस्कोप की तरह काम करते हैं।
इसका नतीजा होता है सुपर हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, जिनमें ब्रह्मांड के रेडियो इमिटिंग ऑब्जेक्ट्स बेहद स्पष्ट दिखाई देते हैं। सकोरो, न्यू मैक्सिको के पास बने वेरी लार्ज अरे VLA में ऐसे ही 27 डिश एंटेनाज है, हर एक 82 फीट चौड़ा, जो रेगिस्तान के 22 मील लंबे क्षेत्र में ट्रैक्स पर चल सकते हैं। यह ऑब्जर्वेटरी इतनी प्रसिद्ध है कि इसे फिल्मों में भी दिखाया गया है, जैसे 2010 द ईयर वी मेक कॉन्टैक्ट, 1984 कॉन्टैक्ट, 1997 और ट्रांसफॉर्मर्स 2007। इसी तकनीक का एक और रूप है वेरी लॉन्ग बेसलाइन अरे VLBA, जिसमें 10 डिशेस हैं जो हवाई से लेकर वर्जिन आइलैंड्स तक करीब 5000 मील की दूरी पर फैले हैं। इसी वजह से ये दुनिया का सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन वाला रेडियो टेलीस्कोप है। अब बात आती है माइक्रोवेव बैंड की, जहां तुलनात्मक रूप से नया लेकिन बेहद शक्तिशाली ऑब्जर्वेटरी है ALMA एटाकामा लार्ज मिलीमीटर अरे। ये चिली के उत्तरी एंडीज माउंटेन्स में बना है, धरती के सबसे सूखे इलाके में, समुद्र तल से 3 मील की ऊंचाई पर। LMA में 66 एंटेनाज हैं, जो मिलीमीटर से लेकर सेंटीमीटर तक की वेवलेंथ्स पकड़ सकते हैं। इनसे वैज्ञानिक उन जगहों को देखते हैं जहां गैस क्लाउड्स कोलैप्स होकर न्यू स्टार्स बनाते हैं, यानी तारों के जन्मस्थल। ALMA की जगह का चयन जानबूझकर किया गया था, क्योंकि वहां हवा में वाटर वेपर बहुत कम है। पानी माइक्रोवेव सिग्नल्स को अब्सॉर्ब कर लेता है, जैसे माइक्रोवेव ओवन में वही पानी गर्म होता है जो खाने के अंदर होता है। इसलिए अगर आप ब्रह्मांड से आने वाले माइक्रोवेव सिग्नल्स को साफ साफ देखना चाहते हैं, तो टेलीस्कोप और स्पेस के बीच जितना कम पानी होगा, उतना बेहतर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के सबसे छोटे हिस्से की बात करते हैं, गामा रेज की। इनकी वेवलेंथ पिकोमीटर्स में नापी जाती है और इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। 1900 में गामा रेज की खोज हुई, लेकिन स्पेस से इन्हें डिटेक्ट करने वाला पहला टेलीस्कोप नासा's एक्सप्लोरर सी था, जो 1961 में लॉन्च हुआ। क्योंकि गामा रेज किसी भी मिरर या लेंस से आर पार निकल जाती है, इसलिए इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल था। इस टेलीस्कोप में एक खास उपकरण था, सिंटिलेटर, जो गामा रेज से टकराने पर चार्ज पार्टिकल्स बनाता था। उन पार्टिकल्स की एनर्जी मापकर वैज्ञानिक ये समझ सकते थे कि किस तरह की हाई एनर्जी लाइट आई थी। 2 साल बाद 1963 में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए, जिसने स्पेस और एटमॉस्फेयर में न्यूक्लियर टेस्टिंग पर रोक लगा दी। लेकिन उस समय का माहौल कोल्ड वॉर का था, जहां किसी पर भरोसा नहीं था। इसलिए अमेरिका ने वेलर सैटेलाइट्स भेजे ताकि वे गामा रेज से होने वाले संभावित सोवियत न्यूक्लियर टेस्ट्स को पकड़ सके। पर जो सिग्नल्स मिले वो रूस से नहीं, डीप स्पेस से आ रहे थे, ऐसे विस्फोटों से जो पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा चमकते थे। इन्हीं से शुरू हुई गामा रे एस्ट्रोफिजिक्स की नई शाखा। साल 1994 में नासा's कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी ने एक और हैरान कर देने वाली चीज खोजी, गामा रेज जो धरती के बहुत पास से आ रही थी। इन्हें नाम दिया गया टेरेस्ट्रियल गामा रे फ्लैशेस, TGFS। पहले तो लगा शायद कोई न्यूक्लियर घटना हो, लेकिन जल्द ही पता चला कि ये बर्स्ट थंडर क्लाउड्स के ऊपर से आते हैं, वो भी बिजली गिरने से ठीक एक पल पहले। आज माना जाता है कि जब तूफानी बादलों में इलेक्ट्रॉन्स लगभग लाइट की स्पीड से चलते हैं और हवा के एटम्स से टकराते हैं, तो उसी से निकलती हैं ये शक्तिशाली गामा रेज। यानी ये वही ऊर्जा है जो तारों के विस्फोटों से भी निकलती है, बस यहाँ वो हमारे अपने आसमान में छिपी हुई है। आज के जमाने में टेलीस्कोप्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हर हिस्से में काम कर रहे हैं, चाहे वो दृश्य विजिबल हो या अदृश्य इनविजिबल। कुछ टेलीस्कोप्स जमीन पर है, लेकिन ज्यादातर स्पेस में है, जहां उन्हें अर्थ की एटमॉस्फेयर रोक नहीं सकती, क्योंकि हमारी हवा बहुत सा कॉस्मिक लाइट अब्सॉर्ब कर लेती है। अब हम ऐसे सिग्नल्स को देख सकते हैं जो रेडियो वेव्स जैसे लंबे, कई मीटर तक होते हैं, से लेकर गामा रेज जैसे बेहद छोटे, जो 1 मीटर के 1 क्वाड्रिलियंथ 10 हिस्से से भी कम लंबाई के होते हैं। हर तरह की लाइट हमें ब्रह्मांड की अलग कहानी बताती है। स्मॉल डायमंड, अगर आप जानना चाहें कि गैलेक्सीज के बीच कितनी गैस फैली हुई है, तो रेडियो टेलीस्कोप्स इसका सबसे अच्छा जवाब देते हैं। स्मॉल डायमंड, बिग बैंग और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की खोज माइक्रोवेव टेलीस्कोप्स के बिना असंभव थी। स्मॉल डायमंड, अगर आप देखना चाहें कि गैलेक्सीज के डेंस गैस क्लाउड्स के अंदर नए तारे, स्टेलर नर्सरीज, कैसे जन्म लेते हैं, तो इंफ्रारेड टेलीस्कोप सबसे आगे है। स्मॉल डायमंड ब्लैक होल्स, चाहे वो साधारण हो या गैलेक्सीज के केंद्र वाले सुपरमासिव ब्लैक होल्स,
उनसे निकलने वाली हाई एनर्जी एमिशंस को अल्ट्रावायलेट और एक्स रे टेलीस्कोप्स पकड़ते हैं। स्मॉल डायमंड और अगर कोई विशाल तारा जिसका मास सूरज से 40 गुना ज्यादा हो एक्सप्लोजन में तब्दील हो जाए तो उस कॉस्मिक ड्रामा को गामा रे टेलीस्कोप सबसे बेहतरीन तरीके से दिखाते हैं। हमने विलियम हर्शल के उस साधारण प्रयोग से बहुत लंबा सफर तय कर लिया है जहां उन्होंने रेज अनफिट फॉर विजन खोजी थी, यानी वो रोशनी जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। आज इंसान सचमुच कॉस्मिक विजन हासिल कर चुका है। अब हम ब्रह्मांड को वैसा देख सकते हैं जैसा वो है, न कि जैसा वो हमें दिखाई देता है। अगर हर्शल आज जीवित होते तो शायद मुस्कुराकर यही कहते, अब तुमने सच में रोशनी को देखना सीख लिया है। चैप्टर 10 बिटवीन द प्लैनेट्स। दूर से देखने पर हमारा सोलर सिस्टम लगभग खाली लगता है। अगर हम इसे एक स्फीयर में बंद कर दें, इतना बड़ा कि वो नेपट्यून की ऑर्बिट तक समा जाए, तो सन, प्लैनेट्स और उनके मून्स मिलकर उस पूरे वॉल्यूम का सिर्फ 1 ट्रिलियनवां हिस्सा भरेंगे। लेकिन ये स्पेस सच में खाली नहीं है। प्लैनेट्स के बीच की जगह में मौजूद हैं बड़े बड़े पत्थर, बर्फ के गोले, धूल, चार्ज्ड पार्टिकल्स की धाराएं और इंसानों द्वारा छोड़े गए स्पेस प्रोब्स तक। इस खाली दिखने वाले स्पेस में ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड्स भी बहुत जबरदस्त है। धरती जब अपनी ऑर्बिट में 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूमती है तो रोजाना सैकड़ों टन मीटियर्स से टकराती है। इनमें से ज्यादातर रेत के जर्रे जितने छोटे होते हैं। लगभग सभी मीटियर्स धरती के अपर एटमॉस्फेयर में जल जाते हैं। हवा से इतनी तेज टकराते हैं कि पूरी तरह वेपराइज हो जाते हैं। इसी प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से हमारी जिंदगी संभव है। थोड़े बड़े मीटियर्स जैसे गोल्फ बॉल जितने जलते तो हैं, लेकिन असमान रूप से गर्म होकर टूटकर छोटे टुकड़ों में बिखर जाते हैं। और कुछ इतने बड़े होते हैं कि सतह को जलाने के बाद भी जमीन तक पहुंच जाते हैं। आप सोचेंगे 4.6 अरब सालों से धरती ने अपने रास्ते में जितना भी डेब्री था सब साफ कर लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। धरती के शुरुआती आधे अरब सालों में इतना कॉस्मिक जंग गिरा कि उसकी टक्कर से धरती की क्रस्ट पिघल गई और एटमॉस्फेयर उबलने लगा। इन्हीं टक्करों में से एक ने हमारा चांद बनाया। अपोलो मिशनों से लाए गए रॉक सैंपल से पता चला कि मून में आयरन और हेवी एलिमेंट्स बहुत कम है। इसका मतलब है मून धरती के क्रस्ट और मैंटल के हिस्से से बना, जब एक मास साइज प्रोटोप्लैनेट ने धरती से टकराकर उसे छील दिया। उस टक्कर के बाद जो डेब्री अंतरिक्ष में फैला वही इकट्ठा होकर हमारा मून बना। धरती की तरह बाकी प्लैनेट्स ने भी ऐसी ही भयानक टक्करें झेली हैं। बस फर्क ये है कि मून और मर्क्यूरी जैसे एयरलेस वर्ल्ड्स ने उनके निशान अब तक संभाल रखे हैं। वो क्रेटर्स आज भी गवाही देते हैं कि सोलर सिस्टम कितना हिंसक था। स्पेस में मार्स, मून और अर्थ की सतह से निकले पत्थर भी तैर रहे हैं, जो बड़े मीटियर्स की टक्कर से इतनी तेजी से उछल गए कि ग्रेविटी से निकलकर अंतरिक्ष में चले गए। अंदाजा है कि हर साल लगभग 1000 टन मार्शियन रॉक्स धरती पर गिरते हैं। इतना ही मटेरियल शायद मून से भी आता है। मतलब ये कि हमें मून रॉक्स लेने के लिए मून तक जाने की जरूरत नहीं थी। वो तो खुद ही धरती तक पहुंच रहे थे, बस हमें पता नहीं था। अब आते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट पर। मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट्स के बीच का ये इलाका जहां हजारों लाखों छोटे बड़े पत्थर घूम रहे हैं। आर्टिस्ट्स अक्सर इसे भीड़भाड़ वाली जगह की तरह दिखाते हैं, लेकिन असल में इसका कुल मास मून के मास का सिर्फ 5% है। मून खुद धरती के मास का सिर्फ 1% है। फिर भी यही एस्टेरॉइड्स कभी कभी खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऑर्बिट्स बदलते रहते हैं। कुछ हजार ऐसे हैं जो धरती की ऑर्बिट को क्रॉस करते हैं। सरल कैलकुलेशन से पता चलता है कि अगले 10 करोड़ सालों में इनमें से ज्यादातर धरती से टकराएंगे। अगर किसी एस्टेरॉयड का आकार 1 किलोमीटर से बड़ा हुआ तो उसकी टक्कर से धरती का इकोसिस्टम हिल सकता है और कई स्पीशीज खत्म हो सकती हैं। और ये बहुत बुरा होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपट्यून के पार है क्यूपर बेल्ट, एक आइसी रीजन जहां करोड़ों कॉमेट्स तैर रहे हैं। इसे डच अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर जेरार्ड क्यूपर ने बताया था। यहाँ के कॉमेट्स वो लेफ्टओवर हैं जो सोलर सिस्टम के बनने के समय से अब तक बचे हुए हैं। प्लूटो और उसके भाई प्लूटोनोस भी इसी बेल्ट के हिस्से हैं और ये नेपट्यून की ऑर्बिट को क्रॉस करते हैं। इन्हीं में से कुछ कॉमेट्स अंदरूनी सोलर सिस्टम तक आते हैं, जैसे प्रसिद्ध हैलीज कॉमेट। लेकिन क्यूपर बेल्ट के भी आगे है एक और दुनिया, ओर्ट क्लाउड, एक विशाल गोल क्षेत्र जिसमें अरबों कॉमेट्स हैं। इसे डच एस्ट्रोफिजिसिस्ट जैन ओर्ट ने प्रस्तावित किया था।
यही जगह है जहां से लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स आते हैं, जिन्हें वापस लौटने में लाखों साल लग जाते हैं। 1990 के दशक के दो सबसे चमकीले कॉमेट्स हेल-बोप और हायाकुटिके दोनों इसी ओर्ट क्लाउड से आए थे। अब जरा जुपिटर की बात करें। अगर हमारी आंखें मैग्नेटिक फील्ड्स देख पाती तो जुपिटर हमें आसमान में पूरे चांद से 10 गुना बड़ा दिखता। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड इतना शक्तिशाली है कि कोई भी स्पेसक्राफ्ट जो वहां जाए उसे स्पेशली शील्ड करना पड़ता है, क्योंकि माइकल फैराडे के प्रिंसिपल के मुताबिक अगर कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड से गुजरती है तो उसमें वोल्टेज बनता है, यानी फास्ट मूविंग मेटालिक स्पेसक्राफ्ट में इलेक्ट्रिकल करंट खुद ब खुद पैदा हो जाता है जो उसकी मोशन को प्रभावित कर सकता है। और आखिर में सोलर सिस्टम के मून्स। जब मैंने आखिरी बार गिना था तो प्लैनेट्स के आसपास 56 मून्स थे। फिर एक दिन उठा और देखा सैटर्न के 12 नए मून्स खोज लिए गए हैं। उसके बाद मैंने गिनती छोड़ दी। अब बस ये सोचता हूँ इनमें से कौन कौन से चांद घूमने या स्टडी करने के लायक हैं। कई मायनों में सोलर सिस्टम के मून्स उन प्लैनेट से भी ज्यादा दिलचस्प हैं जिनके चारों ओर वो घूमते हैं। धरती का चांद सन के डायमीटर का लगभग 1/400वां हिस्सा है, लेकिन वो हमसे उतनी ही दूरी पर है जितनी कि सन का आकार उसके अनुपात में। मतलब मून और सन हमें आसमान में लगभग बराबर आकार के दिखते हैं। यही वजह है कि सिर्फ धरती पर परफेक्ट टोटल सोलर इक्लिप्सेस देखे जा सकते हैं। सोलर सिस्टम में किसी और प्लैनेट मून पेयर में ऐसा कोइंसिडेंस नहीं है। धरती ने अपने मून को टाइडल लॉक कर दिया है, यानी चांद का रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों की अवधि बिल्कुल समान है। इसलिए चांद हमेशा हमें अपनी एक ही साइड दिखाता है। अब चलते हैं जुपिटर की तरफ। उसके मून्स वाकई में अजीब है। आयो, जो जुपिटर के सबसे करीब है, टाइडल लॉक होने की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है। जुपिटर और उसके दूसरे मून्स की ग्रेविटी आयो के अंदर इतनी फ्रिक्शन पैदा करती है कि उसके पत्थर पिघल जाते हैं। आयो पूरी सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा वोल्केनिक जगह है। दूसरा मून यूरोपा, इसका भी हीटिंग मैकेनिज्म आयो जैसा ही है, लेकिन यहाँ फर्क ये है यूरोपा के नीचे बर्फ की मोटी परत के नीचे एक गर्म ओशन छिपा हुआ है। अगर किसी दूसरी दुनिया पर लाइफ ढूंढनी हो तो यूरोपा सबसे प्रॉमिसिंग जगह है। एक आर्टिस्ट दोस्त ने मजाक में पूछा था अगर वहाँ लाइफ निकली तो उन्हें यूरोपियंस कहा जाएगा, और मेरे पास हाँ के अलावा कोई जवाब नहीं था। अब प्लूटो की बात करें। उसका सबसे बड़ा मून कैरन इतना बड़ा और इतना करीब है कि प्लूटो और चारो दोनों ने एक दूसरे को टाइडल लॉक कर दिया है। दोनों एक दूसरे को हमेशा एक ही फेस दिखाते हैं। इसे कहते हैं डबल टाइडल लॉक। सुनने में थोड़ा रेसलिंग मूव जैसा लगता है ना? अब मून्स के नामों की बात करें तो एक परंपरा है। हर ग्रह के मून्स को उसके नाम के ग्रीक काउंटरपार्ट की कहानी से लिया जाता है, यानी जुपिटर के मून्स ज़्यूस से जुड़े नामों पर और नेपट्यून के पोसाइडन की मिथोलॉजी से। लेकिन एक अपवाद है यूरेनस। इसके मून्स के नाम शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप की कविताओं से लिए गए हैं। यूरेनस की खोज इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर सर विलियम हर्शल ने की थी। वो इसे किंग जॉर्ज के नाम पर रखना चाहते थे। अगर ऐसा होता तो प्लैनेट्स की लिस्ट कुछ ऐसी होती: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और जॉर्ज। खुशकिस्मती से लोगों ने क्लासिकल नाम यूरेनस ही रखा, लेकिन मून्स को उन्होंने लिटरेचर से ही नाम दिए, जैसे एरियल, कॉर्डिलिया, जूलियट, ओफिलिया, पोर्शिया, पक, एम्ब्रियल और मिरिंडा। अब सन की बात करें। हमारा सन हर सेकंड 10 लाख टन से ज्यादा मटेरियल खोता है। इसे कहते हैं सोलर विंड, जो हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स का प्रवाह है। ये पार्टिकल्स 1000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से चलते हैं और प्लैनेट्स के मैग्नेटिक फील्ड से टकराकर नॉर्थ और साउथ पोल्स की तरफ स्पाइरल करते हैं। वहां ये एटमॉस्फेयर के गैस मॉलिक्यूल से टकराकर आसमान को रंगीन रोशनी में बदल देते हैं, जिसे हम कहते हैं अरोरा। हबल टेलीस्कोप ने जुपिटर और सैटर्न के पोल्स पर भी अरोरा देखे हैं, और धरती पर ये हमें अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस के रूप में दिखाई देते हैं, यानी नॉर्दर्न और सदर्न लाइट्स। धरती का एटमॉस्फेयर सतह से कई दर्जन मील ऊपर तक फैला है। लो अर्थ ऑर्बिट वाले सैटेलाइट्स आमतौर पर 100 से 400 मील की ऊंचाई पर घूमते हैं और हर 90 मिनट में एक चक्कर पूरा करते हैं। वहां हवा इतनी पतली है कि सांस नहीं ली जा सकती, लेकिन मॉलिक्यूल्स इतने हैं कि सैटेलाइट्स पर ड्रैग डाल देते हैं। इस ड्रैग से बचने के लिए सैटेलाइट्स को समय समय पर बूस्ट देना पड़ता है,
वरना वो धीरे धीरे नीचे गिरकर एटमॉस्फेयर में जल जाएंगे। अगर हम एटमॉस्फेयर को ऐसे परिभाषित करें जहां हवा की डेंसिटी स्पेस की गैस डेंसिटी के बराबर हो, तो धरती का एटमॉस्फेयर कई हजार मील तक फैला हुआ माना जाएगा। इसके ऊपर लगभग 23,000 मील की ऊंचाई पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स घूमते हैं। यही वो जगह है जहां सैटेलाइट धरती की रोटेशन स्पीड के बराबर घूमता है। इस ऑर्बिट को कहते हैं जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। यहाँ सैटेलाइट्स हमें आसमान में स्थिर दिखते हैं और यही उन्हें परफेक्ट बनाता है टेलीविजन, जीपीएस और कम्युनिकेशन सिग्नल्स के लिए। न्यूटन के लॉज कहते हैं किसी भी ग्रह की ग्रेविटी दूरी के साथ कम होती है, लेकिन कभी शून्य नहीं होती। इसी ग्रेविटी की वजह से जुपिटर जैसे विशाल ग्रह कई कॉमेट्स को अपनी ओर खींचकर धरती की तरफ आने से रोक लेते हैं। इस तरह जुपिटर हमारी सुरक्षा ढाल की तरह है, एक कॉस्मिक बॉडीगार्ड जो धरती पर लाइफ को लाखों सालों की शांति देता है। अगर जुपिटर ना होता तो शायद कॉम्प्लेक्स लाइफ इतनी दूर तक इवॉल्व ही न कर पाती। वैज्ञानिकों ने प्लैनेट्स की इसी ग्रेविटी का इस्तेमाल स्पेस प्रोब्स भेजने के लिए किया है। जैसे कैसिनी मिशन जो सैटर्न तक पहुंचा, उसे रास्ते में 2 बार वीनस से, 1 बार अर्थ से और 1 बार जुपिटर से ग्रेविटेशनल असिस्ट मिली। यानी ये मिशन बिलियर्ड की मल्टी कुशन शॉट जैसा था, हर प्लैनेट से बूस्ट लेकर आगे बढ़ता गया। और अब एक पर्सनल बात, नवंबर 2000 में मेरे नाम पर एक एस्ट्रॉयड रखा गया। मेन बेल्ट एस्ट्रॉयड 1994 किलो एम्पेयर्स अब कहलाता है 13,123 टाइसन। ये एक सम्मान की बात थी, लेकिन ज्यादा घमंड की नहीं, क्योंकि अब तक सैकड़ों हजार एस्टेरॉइड्स को नाम दिए जा चुके हैं। किसी का नाम जोडी है, किसी का जेम्स बॉन्ड और यहाँ तक कि सैंटा भी। मैं बस इतना कहकर खुश हूँ कि मेरा एस्ट्रॉयड इस वक्त धरती की तरफ नहीं आ रहा है। चैप्टर 11 एक्सोप्लैनेट अर्थ। आज से बहुत दूर खड़े होकर भी अर्थ पर बहुत कम चीजें ही सीधी दिखती हैं। ऊपर से देखो तो सबसे पहले दिखेगा ब्लू, क्योंकि पानी ज्यादातर सतह पर है। अगर एलियंस के पास अच्छे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो तो वे कोस्ट लाइन्स, आइस कैप्स और बड़े वेदर सिस्टम्स देख सकेंगे, और 10 घंटे घूमने पर वे हमारी प्लैनेट की रोटेशन भी पकड़ लेंगे। लेकिन सीधे दिखना मुश्किल है। अर्थ का ब्राइटनेस सन से 1 अरबवां से भी कम है। सन के पास की वजह से विजिबल लाइट में हमें डिटेक्ट करना मुश्किल है, जैसे सर्च लाइट के आसपास एक फायरफ्लाई ढूंढना। इसलिए सोफिस्टिकेटेड ऑब्जर्वर्स अक्सर इंफ्रारेड या अन्य वेवलेंथ्स देखते हैं। एक और तरीका है स्टार की हलचल देखना। जब कोई प्लैनेट अपने स्टार के चारों ओर घूमता है तो दोनों अपनी कॉमन सेंटर ऑफ मास के चारों ओर घूमते हैं। बड़े ग्रह से स्टार में मेजरेबल जिगल आता है, पर अर्थ छोटा है, इसलिए सन बहुत कम हिलता है। अतः ये तरीका हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। नासा का केपलर टेलीस्कोप दूसरी नजर देगा। ये चमक में छोटे रेगुलर डिप्स खोजता है जब कोई प्लैनेट अपने स्टार के सामने से गुजरता है। उससे प्लैनेट का साइज, ऑर्बिटल पीरियड और डिस्टेंस मिल जाता है, लेकिन सरफेस की कोई डिटेल नहीं दिखती। जब अर्थ सन के सामने से गुजरे तो सन की टोटल लाइट 1/10,000 कम होती है, यानी वे अर्थ को पकड़ लेंगे पर सतह के बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे। अब रेडियो और माइक्रोवेव एमिशंस पर नजर डालो। हमारी सिविलाइजेशन विभिन्न सोर्सेस से जोरदार रेडियो वेव्स निकालती है। ब्रॉडकास्ट रेडियो, टीवी, सेल फोन्स, सैटेलाइट्स, रेडार्स, माइक्रोवेव ओवन्स तक। यदि कोई एडवांस एलियन हमारे ठीक फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर दे तो वे समझ सकते हैं कि यह कोई नेचुरल रॉकी प्लैनेट नहीं है, यहाँ टेक्नोलॉजी है। पर कॉम्प्लिकेशन ये है कि बड़े ग्रह भी रेडियो करते हैं। जुपिटर काफी चमकदार रेडियो सोर्स है। आसान नहीं कि वे अर्थ के सिग्नल को सन या जुपिटर से अलग कर पाएं। रेडियो से जुड़ा एक मजेदार हिस्टोरिकल मुहूर्त 1967 में एंटनी ह्यूइश और उनकी टीम ने एक रिपीटिंग रेडियो पल्स पकड़ा। जोसेलिन बेल ने पहला पल्स नोटिस किया। शुरू में ज्यादातर लोगों ने सोचा ये कोई टेक्नोलॉजिकल संदेश हो सकता है, लिटिल ग्रीन मैन की टेढ़ी सोच भी आए। पर बाद में ऐसे कई सोर्सेज मिले। ये थे पल्सार्स, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स जो हर रोटेशन पर रेडियो पल्स देते हैं। दूसरा पावरफुल तरीका है स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी लाइट को खास तरकीब से एनालाइज करना। हर मॉलिक्यूल और एलिमेंट की अपनी फिंगरप्रिंट होती है। जब कोई प्लैनेट स्टार के सामने से गुजरे और उसका एटमॉस्फेयर उस लाइट को फिल्टर करे तो स्पेक्ट्रोमीटर में केमिकल फिंगरप्रिंट्स दिखेंगे। इससे कॉस्मोकेमिस्ट्स बायोमार्कर्स ढूंढते हैं, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और फ्री ऑक्सीजन।
कुछ बायोमार्कर्स नेचुरल भी हो सकते हैं, पर कुछ लाइफ से जुड़े होने का स्ट्रॉन्ग संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए फ्री ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में लंबे समय तक स्थिर नहीं रहती, किसी चीज को उसे बनाते रहना पड़ता है। धरती पर यही काम फोटोसिंथेसिस कर रही है। अगर कोई ऑब्जर्वर लगातार 1/3 मीथेन देखे और साथ में ऑक्सीजन भी, तो ये स्ट्रॉन्ग हिंट है कि कुछ बायोजेनिक या एंथ्रोपोजेनिक चल रहा है। वैज्ञानिक अभी मार्स और टाइटन पर मीथेन के स्रोत पर बहस कर रहे हैं। एक और सूक्ष्म संकेत, हमारी रात की आर्टिफिशियल लाइटिंग। यदि वे हमारी रात की तरफ नजर रखें, तो सोडियम वेपर स्ट्रीट लाइट्स की वाइडस्प्रेड चमक उन्हें सोडियम सर्ज दिखा सकती है। और हाँ, स्मोक के केमिकल फिंगरप्रिंट्स भी दिखेंगे। सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक और कार्बोनिक एसिड्स जैसी चीजें बताती हैं कि कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है। एडवांस एलियंस इन्हें सोफिस्टिकेटेड सिविलाइजेशन की खराबी भी समझ सकते हैं, या ये संकेत बन सकता है कि इंटेलिजेंट लाइफ ने अपने एनवायरनमेंट पर भारी असर डाला है। थोड़ा बड़ा तस्वीर, पहली एक्सोप्लैनेट डिस्कवरी 1995 में हुई। आज कैटलॉग 3000 से अधिक है। हमारी गैलेक्सी में अनुमानित रूप से लगभग 40 अरब अर्थ लाइक प्लैनेट्स हो सकते हैं। यानी खोजने के लिए बहुत चीजें हैं, पर डिटेक्ट करने के तरीके अलग अलग होते हैं। आखिर में, चाहे वे केमिस्ट्री से स्नूप करें या रेडियो से, दोनों ही रास्ते पर वे समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ टेक्नोलॉजी और लाइफ है या नहीं। और शायद वही सवाल वे हमसे भी पूछेंगे, अगर वे कभी निकट आना चाहें। Chapter 12 Reflections on the Cosmic Perspective। बहुत पहले, जब किसी को ये भी नहीं पता था कि ब्रह्मांड की कोई शुरुआत है, जब ये भी नहीं पता था कि सबसे नजदीकी बड़ी गैलेक्सी धरती से 2 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, और जब ये भी नहीं जानी थी कि तारे कैसे काम करते हैं या परमाणु मौजूद हैं या नहीं, तब भी जेम्स फर्गसन की साइंस की तारीफ समझ में आती थी। उसकी बातें आज भी वही सच्चाई बोलती हैं। पर कौन ये कॉस्मिक नजरिया अपना सकता है? कोई माइग्रेंट फार्म वर्कर नहीं, कोई स्वेटशॉप वर्कर नहीं, और न होमलेस व्यक्ति जो कचरे में खाने ढूंढता है। क्योंकि इस नजरिए के लिए तुम्हें जीवन के रोजमर्रा के सर्वाइवल से ऊपर उठकर सोचने का वक्त चाहिए। तुम्हें ऐसी सरकार और समाज चाहिए जो इंटेलेक्चुअल खोज की कदर करे। ऐसा समाज जहां डिस्कवरी साझा हो। इन मापदंडों पर इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस के नागरिक अच्छा करते हैं, लेकिन कॉस्मिक व्यू की एक छुपी कीमत भी है। जब मैं हजारों मील की यात्रा करके मून के पूर्ण सूर्य ग्रहण की छाया में कुछ पल बिताता हूँ, कभी कभी मैं धरती को भूल जाता हूँ। जब मैं हमारे एक्सपैंडिंग यूनिवर्स पर सोचता हूँ, गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर भागती हैं, 4 आयामी स्पेस टाइम में फैली हुई, तो कभी कभी मैं उन अनगिनत लोगों को भूल जाता हूँ जिनके पास खाना या आश्रय नहीं है। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि हर 24 घंटे पर लोग किसी के नाम पर मारते और मारे जाते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी राजनीतिक कारणों से। जब मैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के प्रमाण पढ़ता हूँ, कभी कभी मैं ये भी भूल जाता हूँ कि बहुत से लोग पृथ्वी के वातावरण, महासागरों और भूमि के नाजुक संतुलन का ख्याल नहीं रखते। उनका असंवेदनशील व्यवहार हमारी आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ेगा। और हाँ, मैं ये भी भूल जाता हूँ कि ज्यादातर पावरफुल लोग उन लोगों की मदद करने के लिए हर संभव कोशिश नहीं करते जो खुद मदद नहीं कर सकते। मैं ये सब भुलाता हूँ क्योंकि चाहे हमारी दुनिया कितनी भी बड़ी लगे, ब्रह्मांड उससे भी बड़ा है। किसी के लिए ये दुखद हो सकता है, पर मेरे लिए यह आजाद करने वाला है। बहुत पहले, जब किसी को ये भी नहीं पता था कि ब्रह्मांड की कोई शुरुआत है, जब ये भी नहीं पता था कि सबसे नजदीकी बड़ी गैलेक्सी धरती से 2 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, और जब ये भी नहीं जानी थी कि तारे कैसे काम करते हैं या परमाणु मौजूद हैं या नहीं, तब भी जेम्स फर्गसन की साइंस की तारीफ समझ में आती थी। उसकी बातें आज भी वही सच्चाई बोलती हैं। पर कौन ये कॉस्मिक नजरिया अपना सकता है? कोई माइग्रेंट फार्म वर्कर नहीं, कोई स्वेटशॉप वर्कर नहीं, और न होमलेस व्यक्ति जो कचरे में खाने ढूंढता है। क्योंकि इस नजरिए के लिए तुम्हें जीवन के रोजमर्रा के सर्वाइवल से ऊपर उठकर सोचने का वक्त चाहिए। तुम्हें ऐसी सरकार और समाज चाहिए जो इंटेलेक्चुअल खोज की कदर करे। ऐसा समाज जहां डिस्कवरी साझा हो। इन मापदंडों पर इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस के नागरिक अच्छा करते हैं, लेकिन कॉस्मिक व्यू की एक छुपी कीमत भी है। जब मैं हजारों मील की यात्रा करके मून के पूर्ण सूर्य ग्रहण की छाया में कुछ पल बिताता हूँ, कभी कभी मैं धरती को भूल जाता हूँ। जब मैं हमारे एक्सपैंडिंग यूनिवर्स पर सोचता हूँ, गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर भागती हैं, 4 आयामी स्पेस टाइम में फैली हुई,
तो कभी कभी मैं उन अनगिनत लोगों को भूल जाता हूँ जिनके पास खाना या आश्रय नहीं है। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि हर 24 घंटे पर लोग किसी के नाम पर मारते और मारे जाते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी राजनीतिक कारणों से। जब मैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के प्रमाण पढ़ता हूँ, कभी कभी मैं ये भी भूल जाता हूँ कि बहुत से लोग पृथ्वी के वातावरण, महासागरों और भूमि के नाजुक संतुलन का ख्याल नहीं रखते। उनका असंवेदनशील व्यवहार हमारी आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ेगा। और हाँ, मैं ये भी भूल जाता हूँ कि ज्यादातर पावरफुल लोग उन लोगों की मदद करने के लिए हर संभव कोशिश नहीं करते जो खुद मदद नहीं कर सकते। मैं ये सब भुलाता हूँ क्योंकि चाहे हमारी दुनिया कितनी भी बड़ी लगे, ब्रह्मांड उससे भी बड़ा है। किसी के लिए ये दुखद हो सकता है, पर मेरे लिए यह आजाद करने वाला है। फिर भी हम शायद इस पृथ्वी के नहीं भी हो सकते। कई शोधों ने हमें ये सोचना मजबूर किया है कि जीवन कहीं और बना और यहाँ आया हो सकता है। जब बड़ा एस्ट्रॉइड किसी ग्रह से टकराता है, वो चट्टानों को इतनी शक्ति से अंतरिक्ष में उछाल सकता है कि वे दूसरे ग्रहों पर जा गिरें। इसी दौरान माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स चट्टानों की दरारों में छिपकर सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ प्रमाण बताते हैं कि हमारे सौर मंडल के बनते ही मार्स गीला और शायद जीवनोक्ति था, इससे पहले कि अर्थ फर्टाइल हुआ। इसलिए पंचपर्मिया का विचार कि जीवन मार्स से अर्थ पर आया संभव है। यानी हम अर्थलिंग्स शायद मार्शियंस के वंशज हों। सदियों में हुई कई डिस्कवरीज ने हमारी सेल्फ इमेज को घटाया है। पहले अर्थ यूनिक समझा गया, फिर पता चला अर्थ बस एक और ग्रह है, फिर सन भी बस एक तारा है, फिर मिल्की वे ही समूचे ब्रह्मांड समझा गया, पर अब वो भी बस एक गैलेक्सी है। आज हम ये भी मान लेते हैं कि एक ही यूनिवर्स है, पर मॉडर्न कॉस्मोलॉजी और प्रोबेबिलिटी के कारण हमें मल्टीवर्स की भी संभावना माननी चाहिए। कॉस्मिक पर्सपेक्टिव नॉलेज पर टिकी है, पर यह सिर्फ साइंटिस्ट की चीज नहीं है, ये हर किसी की चीज है। कॉस्मिक पर्सपेक्टिव विनम्र बनाती है। कॉस्मिक पर्सपेक्टिव आध्यात्मिक है, फिर भी धार्मिक नहीं। ये हमें बड़ा और छोटा दोनों समझने में मदद करती है। ये हमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी विचारों के लिए खोलती है, पर इतना भी नहीं कि हम किसी भी बात को बेखबर किसी से मान लें। ये ब्रह्मांड को एक दयालु पालक की तरह नहीं दिखाती, बल्कि एक ठंडी, अकेली और खतरनाक जगह के रूप में दिखाती है। इसलिए ये हमें एक दूसरे के महत्व का पुनर्मूल्यांकन सिखाती है। कॉस्मिक पर्सपेक्टिव कहती है, अर्थ एक नन्हा दाना है, पर वो कीमती है और फिलहाल हमारा ही घर है। ये पर्सपेक्टिव प्लैनेट्स, मून्स, स्टार्स और नेबुली की सुंदरता देखती है और साथ ही उन फिजिकल लॉज की भी कदर करती है जो उन्हें बनाती है। ये हमें हमारी सीमाएं पार करने की प्रेरणा देती है, न सिर्फ बिकॉज इट इज फन, बल्कि इसलिए कि अगर हमारी ज्ञान की यात्रा बंद हो गई तो हम फिर बचकाने विचारों पर लौट सकते हैं। यदि क्यूरियोसिटी न रही तो हम किसी सीमांत किसान जितने संकुचित बन जाएंगे, उसके 50 एकड़ ही सब कुछ होंगे। और अगर हमारे पूर्वजों ने भी यही सोचा होता तो आज हम गुफा निवासी होते। इस भटकते जीवन में हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां डिजर्व करते हैं कि हम खोजें, मजे के लिए भी, पर उससे भी बड़ी वजह ये है कि नॉलेज ही हमें नैरो प्रेजुडिसेस से बचा सकती है। हमने एक ऐसी यात्रा पूरी की जो समय की शुरुआत से शुरू होकर तारों, ग्रहों और जीवन के जन्म तक पहुंची। हमने देखा कि कैसे एक अनंत गर्म और छोटे से बिंदु ने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया, कैसे ऊर्जा ने रूप बदला, कैसे क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर एटम्स बनाए और उन एटम्स ने हमारी दुनिया को आकार दिया। हमने जाना कि हर तारा, हर ग्रह और हर इंसान उसी कॉस्मिक धूल से बना है। हम सब उसी कहानी का हिस्सा है जो अरबों साल पहले लिखी गई थी। किताब खत्म हो सकती है, पर यह कहानी कभी खत्म नहीं होती। हर रात जब आप आसमान में झांकते हैं तो याद रखिए, आप किसी दूसरे तारे की रोशनी देख रहे हैं जो शायद अब वहां हो भी ना, लेकिन उसकी रोशनी अब भी सफर कर रही है आप तक पहुंचने के लिए। और यही इस ब्रह्मांड की खूबसूरती है। यह विशाल है, रहस्यमय है, फिर भी इतना अपना लगता है। अगर इस यात्रा ने आपके मन में थोड़ी सी भी जिज्ञासा जगाई है, थोड़ा सा भी आश्चर्य या विनम्रता भर दी है, तो यही इस किताब का असली मकसद था। धन्यवाद इस अद्भुत सफर में साथ चलने के लिए। याद रखिए, आप ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं है, आप स्वयं ब्रह्मांड हैं जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। 1 लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर बांटें जो कभी तारों को देखकर सोच में खो जाता है। This is not the end of the story. It's just the beginning of understanding the universe and ourselves.